Hello, namaste. How are you all? And for this podcast, we have Yogi Bhai. Namaste. नमस्ते Thank you so much for coming. और he is one of the most eligible bachelor in town. तो अभी तो काफी आपको अप्रोच किया तब आप आए हो. तो जो भी इंट्रोडक्शन है योगी भाई वो आपको अपना देंगे. तो योगी भाई पहले अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम योगेश चंद्र भट्ट है। मैं उत्तराखंड से हूँ, पलाबड़ा दिल्ली में हूँ। मैंने बैचलर्स फिजियोथेरेपी में किया है और अपना मास्टर्स एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस से मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स साइंस चुना अपने मास्टर्स के लिए। लिखना पसंद है, थिएटर में डायरेक्शन, थोड़ा इस तरफ मेरा रुझान था बैचलर्स में। तो वो सब थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर है। मोस्टली पढ़ाई की तरफ उतना ज़्यादा कोई इंक्लिनेशन नहीं था। एंड या दैट इज माई इंट्रो। तो आपको पोइट्री का भी काफी शौक है ना? हाँ, एक आध कुछ कविता हो जाए स्टार्टिंग में. अभी तो पॉडकास्ट स्टार्ट ही हुआ है. कुछ अगर ऐसे कुछ याद आ रहा हो, कुछ पंक्तियां. अभी एक्चुअली मैं मणिपाल छोड़ के जाने वाला हूँ कल ही। तो उसमें फाजिल जमीली एक पाकिस्तान के शायर है, उनका एक शेर है, मतलब बीच में से उठा रहा हूँ मैं, गजल का शेर है कि जिंदगी बेनाम रिश्तों के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी बेनाम रिश्तों के सिवा कुछ भी नहीं, जिस्म किसके साथ होंगे दिल कहाँ रह जाएंगे, शाम होते ही घरों को लौट जाना है हमें, साहिलों पर सिर्फ कदमों के निशान रह जाएंगे। हाय, कदमों के निशान रह जाएंगे. बस ये जो लाइन है ना, कदमों के निशान रह जाएंगे, ये काफी डीप लाइन है. चलो मूविंग ऑन. सो आपने बैचलर्स फिजियोथेरेपी में किया. हाँ जी. तो पहले से फिजियोथेरेपी में आना था या कुछ और स्ट्रीम में जाना था? मुझे पहले से नहीं आना था फिजियोथेरेपी में. मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था जूलॉजी में. मुझे एक, जिसको हिंदी में जीव वैज्ञानिक बोलते हैं. हाँ जी. तो मुझे एनिमल्स, मोस्टली रेप्टाइल्स, सांप वगैरह, इस सब में इंटरेस्ट था. तो जीव विज्ञान की तरफ, जूलॉजी की तरफ बहुत रुझान था मेरा, वही करना था. बट वही जो 3 इडियट्स में फरहान के साथ हुआ था, ये करेगा मेरा बेटा, ऐसे करके घर वालों ने, वो थोड़ा सा उस टाइम पे नहीं प्लान चल पाया. फिर मैंने बायोलॉजी ली थी, तो घर वालों ने कहा भाई तुमने मेडिकल करनी है, तुमने डॉक्टर बनना है. हमने कहा नहीं बनना है. सही बात है. अब इसी करना है नहीं करना है में जब 12वीं पास हुई तो अब मैं घर का, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे से बड़ा और नहीं है. पिताजी को भी दिल्ली का इतना आइडिया नहीं है. डीयू का एडमिशन मिस हो गया, हो नहीं पाया. फिर हमने इग्नू से भरा बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, और हम 1 साल हमने ड्रॉप लिया. आकाश में करी कोचिंग, मन कुछ नहीं था, तो नतीजा भी उसी हिसाब से आया. पास नहीं हुए तो हमारा अभी दूसरे साल का ड्रॉप लेने का मेरा कोई मन नहीं था. मेरे बायोलॉजी के टीचर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई तुम एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में पहले से हो, तो तुम फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मास्टर्स में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ होता है, उससे तुम स्पोर्ट्स टीम्स के साथ जुड़ जाओगे. क्योंकि मैं 9th में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जोनल्स जो होते हैं, नॉट द जोनल साउथ, नॉर्थ जोनल वो नहीं, दिल्ली का अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट जोनल होता है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिल्ली, तो उसमें मैं खेला था, अपने स्कूल्स की टीम में सेलेक्ट हुआ था. बहुत कोई अच्छा ऐसा एक्सीलेंट एथलीट या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड कुछ नहीं, बट किया था अपने लेवल के हिसाब से, कोशिशें करी थी, कोचिंग गया हुआ था क्रिकेट की, काफी मतलब अपनी तरफ से था, एफर्ट था. तो स्पोर्ट्स की साइड ही रुझान था. तो उन्होंने ये जैसे ही बताया कि भाई स्पोर्ट्स का कुछ इसमें आगे हो सकता है, तो मैंने बाकी सारे सैंपल्स हटा दिए साइड से. मैंने कहा यही करना है. अब उसके लिए तैयारी करी थोड़ी सी. तो दिल्ली में आईपीएच करके कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है. पीटी के करीब 3 या 4 कॉलेज ही है इंडिया में जो सरकारी है. एक आईपीएच है दिल्ली में, निर्तार है उड़ीसा में, एनआईओएच है कोलकाता में, और एआईपीएमआर है अपना महाराष्ट्र में. जितमर भी है शायद, बट आई एम नॉट श्योर. पौंडीचेरी. हाँ, आई एम नॉट श्योर कि उधर पीपीटी होती है कि नहीं. तो आईपीएच था, तो जो दिल्ली वाला था जिसका मैंने भरा था, उसका पेपर दिया, ऑल इंडिया रैंक 32 आ गई. आईपीएच ही ना, इंद्रप्रस्थ वाला? नहीं, तो वो डीयू का है. इट इज टेक्निकली रन बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ. अच्छा. तो उधर क्या होता है, पढ़ाई करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, पोस्टिंग्स लगवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, सर्टिफिकेट देती दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब क्या है, वो पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट हो चुका है. क्योंकि पहले वही रहता है कि अगर आपके पास एक सेंट्रल बॉडी है, एक स्टेट बॉडी है, इंटरेक्शंस होते हैं, फाइल वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, चीजें होती नहीं है. दैट वाज द प्रॉब्लम. बट अभी वो पूरा का पूरा डीयू शिफ्ट हो गया. आई डोंट नो हाउ इट इज रनिंग नाउ, बट जो भी है. सो फनी थिंग, उसमें भी एडमिशन का बहुत बढ़िया फनी चीज ये हुई थी कि
वो जो एडमिशन होना था वो थोड़ा लेट था, तो उससे पहले घर वाले किसी तरीके से मैंने मनवा लिए थे कि मुझे कम से कम बीएससी लाइफ साइंस करने दो। तो डीयू के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज करके है, उसमें मैंने बीएससी लाइफ साइंसेज में एडमिशन ले लिया। और मेरा मन भी बहुत खुश था क्योंकि विद इन अ वीक ऑफ टेकिंग एडमिशन आई वाज सिलेक्टेड इन द थिंक लैब ऑफ दैट कॉलेज एंड आई वाज सिलेक्टेड इन द थिएटर ग्रुप ऑफ दैट कॉलेज। तो एकेडमिक्स वाइज भी ठीक हो गया था और अपना एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज भी जो मन है वो दोनों चीजें आ गई थी। बट ऐसा है कि इंटरेस्टिंग हो जाती है ना चीजें लाइफ में। तो मुझे अभी भी याद है 463 बस थी वहां से जो घर के लिए डायरेक्ट आती थी। बारिश हो रही थी, जुलाई का महीना था, दिल्ली की बारिश थी और जाम में फंस गई थी बस। अभी भी याद है कंडक्टर के बगल में बैठा था, उसका दायां पहिया धंस गया था। तो बस टेढ़ी है और मैं कंडक्टर के बगल में बैठा हूं, मुझे मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। अब सिलेक्शन पक्का कैसे हुआ था? मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया 32। मुझे पता था पीटी करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है। कॉलेज में है 3 कोर्स, पीटी, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीओटी बीपीओ बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बेटर है दूसरे से, मुझे सिर्फ एक ही के बारे में पता था और करना ही वही था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, अभी मुझे पता है। और बीपीओ भी नहीं पता था कि क्या होता है, जानने की कोशिश भी नहीं करी क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। और जब हम उधर गए तो 31st पे बीपीटी की सीट्स फिल हो गई। आपकी 32वीं रैंक? मेरी 32वीं रैंक थी। तो मैं जैसे स्टेज पे चढ़ा हूँ उसके लिए, वो जो वहां पे क्या रहता है ओरिएंटेशन रहता है, तो जैसे मैं चढ़ा वहां सर थे, उन्होंने कहा बेटा अभी जस्ट बिफोर यू सीट्स हैव बीन फिल्ड, आप ओटी और पीओ भर सकते हो। तो मेरे पिताजी ने मुझे देखा था, अब मेरे को मालूम ही नहीं ओटी पीओ क्या होता है, मैं क्या बोलूं? पापा जी के सामने बोल थोड़ी सकता हूँ कि मालूम ही नहीं है, मुझे तो ढूंढ के ही नहीं आया। वही डांट पड़ती, मैं नहीं लेनी पापा। फिर सर ने बोला देख लो तुम्हारी सीट है, सरकारी कॉलेज है, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देन ही गिव मी अ रेड पेन एंड अ एम्प्टी शीट, ब्लैंक शीट, एंड ही वाज लाइक इसमें लेटर लिख के दो एचओडी के नाम पे कि मैं अपनी जिम्मेदारी से ये सीट छोड़ रहा हूं। अगर कोई बच्चा छोड़ता है और सीट विकेट होती है तो मुझे बुलाया जाए, अगर नहीं होती है तो मैं कल को कोई केस नहीं करूंगा इंस्टीट्यूट के ऊपर, कुछ भी लीगल मेरी तरफ से नहीं है। मैं अपने पूरे होशो हवास में नतीजा फैसला लेता हूं कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूं। ये प्रोसेस में आता है वैसे? हाँ, you have to declare it that you are not, because you have an option, no? You have an option of choosing OT and PO. अच्छा। Because उधर क्या था कि जब आप एंट्रेंस टेस्ट देते थे तो ऐसा नहीं था कि पीटी का एंट्रेंस टेस्ट अलग हो रहा है, ओटी का अलग हो रहा है। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था पूरे कॉलेज का, और कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है 3 कोर्सेज। तो फिर जब आप एक छोड़ रहे हो तो आपके पास दूसरे का ऑप्शन बचता है, बाकी 2 का भी बचता है। ओटी में आई थिंक 5-7 सीटें बची थी, बीपीओ में भी ऐसा ही कुछ था, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि है क्या। तो अब जब मैं यहाँ 1-1.5 हफ्ता आचार्य नरेंद्र देव में रह चुका हूँ और मैं लाइब्रेरी में सेट हो रहा हूँ, वहाँ थोड़ा नुक्कड़ नाटक वगैरह की प्रैक्टिस चल रही है, वो 1-आध हफ्ता हो गया है, तब वहां से मैसेज आता है फोन पे कि भैया आपको सीट मिल रही है, आप कल आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। सीट किसमें? पीटी में? पीटी में मिल रही है, सरकारी कॉलेज में, और मैं यहाँ एडमिशन होकर अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ा उसके विद इन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स पिताजी कॉल आ गया, हाँ भाई सीट हो गई है उधर, कल चलते हैं। और अभी भी मुझे याद है आई टुक अराउंड 5 to 6 सेकेंड्स, वहां से बोले हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही नहीं आ रही है, और मैं ऐसे फोन ऐसे पकड़ के बोल दूं नहीं करना, बोल देता हूँ नहीं करना बाबा जी, नहीं करना, मेरा इधर मन लग रहा है, मेरे को नहीं करना। ठीक है ओके बोला, ठीक है ओके, ये बोला। अच्छा, नहीं बोला कुछ भी, अंदर पूरा चल रहा था ठीक है ओके, एंड ऐसा फोन काट के आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, लोग बस छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि बस अटक गई है, पानी है, हमले कभी क्या करूंगा, मूवी सीन हो गया भाई। हाँ, तो इस तरीके से मैं पीटी में घुसा था। फिर इवेंचुअली एंड में फिर नहीं, मनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आर्ट के लिए ऐसा सच नहीं था घर पे, कि देखो घर पे माहौल क्या है, हम मतलब मेरी फैमिली जिस बैकग्राउंड से आती है, हिंदी में उसको बोलते पृष्ठभूमि, जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, हम लोग उत्तराखंड से, तो पहाड़ी आदमी या तो फौजी बनता है या कारीगर बनता है या काम करता है। तो पिताजी पहले हैं फैमिली लाइन के, खानदान के, जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में आके खुद को जमा पाए, एक जड़ जमा पाए। तो अब वो वहां से देखो, अगर ऐसा तुम्हारा, क्योंकि इस बैकग्राउंड से जब कोई आता है तो वो ये चाहता है कि भाई जो आगे वाले जो जनरेशन है वो थोड़ा और बेटर करे। उस और बेटर के प्रोसीजर में कला नहीं आती है, आर्टिस्ट बनना उस प्रोसेस में नहीं आता है, या फिर आर्ट से रिलेटेड भी किसी चीज को परस्यू करना उस प्रोसेस में नहीं आता है। क्योंकि एक बात सीधी समझा, अगर बहुत प्रैक्टिकल उसमें मैं बोलता हूं कि
आर्टिस्ट बनना इज अ वेरी व्हाट डू यू से, इट्स अ प्रिविलेज। इट्स अ प्रिविलेज। या तो आपका खानदान बहुत स्टेबल है पैसे पाई के मामले में, तो आप वो चुनते हो, या फिर आप सनकी हो और आपको फर्क नहीं पड़ता। तो इधर यू आर प्रिविलेज इकोनॉमिकली और इधर यू आर प्रिविलेज साइकोलॉजिकली, दैट यू डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग एंड क्या होगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक लेवल पे आपकी थॉट प्रोसेस जा चुकी है, तब आप सोच रहे हो, तब आप आर्टिस्ट बनते हो। या फिर आपके पास बैकिंग है, आपके परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं बेटा आपको जो करना है वो करिए। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे लोग कहेंगे हाँ हाँ माँ बाप को करना चाहिए, आप उनका भी एंगल समझो। उन लोगों ने वो लेवल की स्टेबिलिटी अभी देखी नहीं है, वो उस लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जानते ही नहीं है जहां पे वो ये एक्सेप्ट कर सके कि मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या एक स्टेबल जॉब जिससे आ सके, ऐसी पढ़ाई के अलावा कुछ और ऐसा करना चाहता है जो बहुत ही अनस्टेबल है। आर्ट इज अ वेरी अनस्टेबल फील्ड, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने देखा है दिल्ली में थ्रू पीटी आई वॉज एबल टू, ड्यूरिंग द बैचलर्स आई वॉज एबल टू मीट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट। क्योंकि मैंने फिर अब पीटी में एडमिशन तो हो गया, मगर पीटी में इंटरेस्ट तो है नहीं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। जाते के साथ ही जितने भी स्पोर्ट्स है सबका ऑडिशन दे दिया, एंड भगवान की कृपा से 4 कॉलेज टीम में सिलेक्ट हो गया। मैं क्रिकेट की कॉलेज टीम में भी सिलेक्ट हो गया, फुटबॉल की सिलेक्ट हो गया, वॉलीबॉल भी सिलेक्ट हो गया, बास्केटबॉल भी सिलेक्ट हो गया। तो अब क्योंकि 4 टीम में सिलेक्ट हूं तो किसी न किसी की प्रैक्टिस तो होगी, तो क्लासेस से मेरे को छुट्टी तो मिल जाती थी। तो मतलब ऐसा रहा है कि फर्स्ट ईयर 60% समय तो मेरा कोर्ट में, ग्राउंड में बीता है। भाई इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हो आप, हर चीज में, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी, थिएटर भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी, स्पोर्ट्स भी। कभी ऐसे मन में नहीं आया कि मैं मतलब 4-5 जगह भटक रहा हूँ, फिर है ना, एक जगह पे अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा? ये मेरे को ये एहसास हुआ था जब मेरा बैचलर्स खत्म हो गया था। क्योंकि ये जैसे तुम कह रहे हो ना कि मल्टी टैलेंटेड हो, ये वो, ये सब लोग बोलते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम मल्टी टैलेंटेड, मतलब एक चीज होती है कि आपको इसका भी मन है, उसका भी मन है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अभी पॉडकास्ट चालू किया। पहले मैं गाता भी था, स्कूल में कोयर ग्रुप में था, फिर दिन मैं यूनिवर्सिटी भी गया, एक आध ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए, फिर सिंगिंग भी हो गई, फिर थोड़ा कभी कभी बीच में वो स्पोर्ट भी आ जाता है, फिर अब जिम चालू हो गया। अभी भी दिमाग 2-4 जगह की, हाँ भाई यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। फिर एंड में जो वो वाली बात है, जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, या तो शौक पूरे कर लो या फिर रोटी के लिए लड़ लो, तो वो सारी चीजें, दोनों चीजें नहीं हो सकती है। तो वो एक चीज तो है। गालिब का एक शेर था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो ये है, इंसान की फितरत है, कुछ लोगों की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। मैं थोड़ा ज्यादा वाली साइड में मुझे लगता है। अब है तो है, मैं कुछ उसका कर नहीं सकता, मगर आपको एक उम्र के बाद डिसीजन लेना पड़ता है। जैसा रिलेशनशिप्स के मामले में भी होता है ना कि भाई एक उम्र तक आप मतलब कर सकते हो, मतलब हाँ कि एक उम्र तक आप कर सकते हो, और एक उम्र तक मेरे को तो इन माय पर्सनल लाइफ आई डोंट फॉलो दैट, बट आई हैव सीन पीपल एंड आई एम लाइक फाइन। एक टाइम तक आप कर रहे हो, ठीक है, 20, 22, 23, 24, 25, बट उसके बाद एक आपको ये होना होगा कि नहीं भाई, ये इंसान या ये सिचुएशन या ये फैमिली या ये करियर, वहां पे आपको चुनना पड़ता है। तो वो मेरे साथ एंड में हुआ था बैचलर्स का, जब मैं 4th ईयर इंटर्नशिप में घुसा, क्योंकि वो लाइफ को स्टेबल करने वाला टाइम आ जाता है ना। स्टेबल भी आप क्या है ना, देखो जैसे जैसे आप किसी चीज में आगे बढ़ते जाते हो ना, ये मास्टर्स में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जब आप किसी चीज में और आगे बढ़ते हो और उसको गहनता से समझते हो, व्हेन यू गो इन डीपली एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट माइन्यूटली, इट्स डिटेल्स, तब आपके पास दूसरी चीजें करने का ना तो टाइम बचेगा ना शक्ति बचेगी, बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना। बिकॉज सी it is all it's good to know a lot of things. I always tell to anybody who is younger than me, या फिर कोई अगर बड़ा भी सुनने को राजी है, तो पहले there is a concept in sports, broaden the cup. मतलब कि एक होता है deepen the cup, जो तुमको आता है उसमें एकदम एक्सपर्ट बनो, बहुत ज्यादा इधर उधर दाएं बाएं मत करो। जैसे अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में एग्जांपल दो, अगर तुमको एसएनसी में इंटरेस्ट है तो एसएनसी के सारे कॉन्सेप्ट एकदम पी जाओ, समझ लो, उसी में एक्सपीरियंस गेन करो, उसी फील्ड में काम करो और उसमें रहो। एसएनसी मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। या अगर तुमको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, जिस भी फील्ड में, उसको कहते हैं डीपन द कप, मगर स्टार्ट हमेशा वाइडन द कप से होना चाहिए।
पहले अपनी जो थाली का साइज है ना उसको बढ़ाओ, तब उसमें गहराई लाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्टार्ट में ही मात्र 2 ऑप्शन है, तुमने दुनिया ही अपने कुएं बराबर की देखी है, तो तुम कुएं के मेंढक ही रहोगे। टेरिटरी आपको बड़ी करनी पड़ेगी। पहले टेरिटरी बड़ी कर लो, उस टेरिटरी में भले ही तुम महाराज ना हो, एक आम आदमी हो, मगर पहले जान लो ऑप्शन कि भाई इतनी तरीके से जीवन जिया जा सकता है। फिर उसके बाद देख लो कि भाई ये 4-5 चीजें हैं जिसमें मैं थोड़ा बेटर होना चाहता हूँ। फिर वो आप 4-5 चीजों में थोड़ा गहरे उतरोगे, 4-5 जगह चखोगे, फिर आपको समझ में आएगा जैसी मेरी प्रवृत्ति है, मतलब कि उसको बोलते हैं द वे आई एम, अंग्रेजी में अगर बोले कि जो मेरी टेंडेंसी है, उस हिसाब से मेरे को ये दो चीजें सही लग रही है। फिर उनमें आप थोड़ा और आओ, फिर धीरे धीरे करके आपको छोड़ना पड़ेगा, वो जीवन है। मैं अभी वही चीज मैं पर्सनली फेस कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अब क्या है, मैंने कितने टाइम से लिखा नहीं है, ऑलमोस्ट 8 महीने हो जाएंगे मैंने कुछ लिखा नहीं है, थिएटर रिलेटेड कुछ काम नहीं किया है। बैचलर्स में आई स्टार्टेड अ प्रॉपर आर्ट सोसाइटी इन माई कॉलेज, देयर वाज नथिंग इन माई कॉलेज। जैसा कि मैंने बोला कि कॉलेज के थ्रू मैं बहुत चीजों में गया, तो पहले ईयर में तो फुल स्पोर्ट्स हो गया, फुल स्पोर्ट्स, कुछ और देखा ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या था कि अच्छी चीज क्या रही कि जो मेरा कॉलेज था उससे 200 मीटर की दूरी पे दीनदयाल उपाध्याय नेशनल लाइब्रेरी थी, दयाल सिंह नेशनल लाइब्रेरी, सॉरी, दीनदयाल उपाध्याय मेरे कॉलेज का था, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांग जन संस्थान, अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ये उसका नाम था। तो उसके पास ही दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी थी। वो मेरे जीवन में पहली बार था जब मैं किसी पब्लिक लाइब्रेरी में गया था। किताबें पढ़ने का शौक था, 9वीं से ही लग गया था, 8 7वीं से ही लग गया था बल्कि, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का माहौल क्या है, घर पे था। पिताजी थे बड़े शौकीन किताबों के, मगर ओनली शास्त्रीय किताबें। तो मेरे घर पे 18 पुराण होते हैं, 4 वेद होते हैं और करीब 26 उपनिषद है। उपनिषद तो नहीं है घर पे, 4 वेद पढ़े हैं और पुराणों में से करीब 6 या 7 हैं, 2 मैंने पढ़े हुए। बोस्टिंग नहीं, बट बिकॉज ट्रेडिशन वाज देयर, क्योंकि पिताजी करते थे। तो एक वो था कि हाँ, किताबें पढ़ने से तुमको कुछ तो पता लग जाता है। अपब्रिंगिंग आपकी ऐसी हुई है? हाँ, वो है। अपब्रिंगिंग में नहीं था, पिताजी करते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा आओ बैठो करो। मतलब करते थे अपना मजा लेते थे, पूजा पाठ करते थे रोज सुबह। अभी भी मतलब नियम है, रोज सुबह 1 घंटे 1.25 घंटे की पूजा होती है, करते हैं। उनका ये रहता है कि हाँ, उम्मीद रहती है हाँ भाई तुम भी करो। जब तक हम छोटे थे तब तो बोलते नहीं बैठो, फिर जब हम 15-16 साल के ऊपर हुए, 11वीं-12वीं में, कर लो, करना चाहिए, अच्छा होता है, उस पर आ गए। अभी क्या आप बोलते भी नहीं है, करोगे नहीं करोगे, तुम इस उम्र में हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो वो उसमें था, तो किताबों की तरफ रुझान था। वहां से दयाल सिंह लाइब्रेरी गए तो वहां शायरी की किताबें, उपन्यास, ये वो खूब उधर स्टार्टिंग में। फिर वो पढ़ाई चालू हुई, फिर लिखना थोड़ा और बेटर हो गया था। लिखना स्टार्ट हो गया था 7वीं से ही, रैंडमली, कोई इसका रीजन नहीं है, जस्ट स्पॉन्टेनियसली इट हैपेंड। जैसे अभी स्पॉन्टेनियस तो नहीं, अभी तो बंद इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा ध्यान हट गया है एंड थोड़ा मैकेनिकल बना दिया था मैंने उस प्रोसेस को। जो स्टार्ट हुआ था बहुत ऑर्गेनिक था अपने आप। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। हिंदी लिखने से पहले मैं इंग्लिश में लिखता था, तो इंग्लिश की कविताएं लिखता था। उनका जो पोएटिक स्कीम होता है, ए बी करके होती है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है पोएट्री में, तो वो करता था। हिंदी और उर्दू की तरफ रुझान बढ़ा 11वीं के आसपास, जब स्टार्टिंग में आपको क्रश वगैरह होता है, यही एज होती है जब आपको रहता है यही है, बस यही है जीवन, यही सब समाप्त होता है, यही सब शुरू होता है। मगर उसी टाइम पे हमने सुन लिया कुमार विश्वास को, कोई दीवाना कहता है। अब या तो हम उधर ही रुक जाते, गलती ये कर दी, उनका इंटरव्यू भी सुन लिया। इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि भैया हम तो कुछ नहीं है, हम तो द्वारपाल हैं, मैं तो तांबा हूं। उनका कहना था मैं तो तांबा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, हमसे आगे जाओ, सोना आगे है, मीर है, गालिब है, और उन्होंने 2-4 लोगों के नाम लिए, फैज है। मैंने कहा यार ये इतना बढ़िया लग रहा है, तो ये लोग क्या होंगे। मैं चौड़ में गया, मैंने गालिब का दीवाने गालिब उठाई, PDF डाउनलोड कर ली और शेर पढ़ा। जिसने भी, अगर किसी को भी आइडिया है, अगर कोई भी देखेगा दीवाने गालिब को, अगर आप जाके खुद भी देख सकते हो, उसका पहला शेर गालिब के लिखे हुए सबसे मुश्किल शेरों में से एक है। अगर आपको उर्दू तलफ्फुज का आइडिया नहीं है, तलफ्फुज माने प्रोनाउंसिएशन, और उसका जो मीटर उसका आइडिया नहीं है, उसका पहला लिखा दीवाने मीर का पहला शेर ही इतना मुश्किल है, आप वही बंद कर दोगे। मैंने भी वही किया था। मैंने पहला पढ़ा, पहली लाइन पढ़ने में मेरे को कम से कम 5 मिनट लगे। मैं कहा भाड़ में जाए, ये ना कुछ रिलेट हो रहा, ना समझ में आ रहा, जो रिलेट ना हो कैसा आर्ट। हमने कहा भाड़ में जाओ। मगर वो प्रोसेस में हमको 2-4 नाम और मिल गए। उसमें हमको मिले अहमद फराज,
ये भी पाकिस्तान के शायर है। अब सीन क्या है कि जो अहमद फराज की तरबियत है, या अहमद फराज का जो तरबियत को कैसे मैं ट्रांसलेट करूँ यार, मतलब जो उनका ये कह सकते हैं जो उनका एरिया है पोएट्री का, वो मेरे एरिया से बहुत मिलता है। अच्छा। उनके एरिया में मोस्टली रोमांस है, सैडनेस है, नेचर है, लड़की है, दर्द है। दर्द तो है ही, वो तो पोएट्री में रहेगा ही रहेगा। मगर देखो पोएट्री क्या है ना, आर्ट कोई भी बहुत ब्रॉड चीज है, क्योंकि सोसाइटी ब्रॉड है, वो हर एस्पेक्ट को पकड़ती है। अभी मेरे को जो चीजें पसंद आ रही हैं, दे आर मोर ऑफ द फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ थिंग्स, हिस्टोरिकल काइंड ऑफ थिंग्स, फैक्चुअल काइंड ऑफ थिंग्स। जो उस समय भी मेरे को समझ में आ रहा था, इट वाज मोस्टली एथीरियल चीजें, मतलब भावनाएं है ना, सुंदरता, सौम्यता, करुण रस, प्रेम रस, जो भी वो है वो समझ में आता था, तो वो बड़ा अच्छा था। और लक बाय चांस दयाल सिंह लाइब्रेरी में उनकी जो कलेक्शन है अहमद फराज की, खाना बदोश नाम की, वो थी। तो अब मैं ले आया एक दिन खाना बदोश घर पे, और मैं पढ़ना शुरू किया। और अच्छा ये था कि ये मुझे बाद में पता लगा कि अच्छी चीज है, बाद में अच्छा ये था कि मैं बोल के पढ़ता था शेर को, एक्चुअल में ऐसा ही करना चाहिए। तो वो किया तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है यार, ये तो क्या लिखा हुआ है, क्या क्या सुंदर शेर है, क्या मजेदार शेर है। तो मैंने खाना बदोश अपने पैसे से खरीद ली। वो पहली किताब थी जो मैंने अपना पैसा जोड़ जाड़ के, जो पॉकेट मनी मिलती थी उसको जोड़ के एक ऑर्डर करवाई थी। और फिर घर आई तो मम्मी कहती ये क्या मंगा रखी तूने। अब देखो भैया, हमारा घर है जो क्लासिक इंडियन ब्राह्मण फैमिली का घर होता है वैसा। तो मैं यहीं पे डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि मैं भाई कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता, ठीक है। ये मेरी घर वालों से 7वीं 8वीं से लड़ाई चल रही है। वो लोग मानते हैं, वो लोग मानते हैं, वो उस परिवेश में बड़े हो, ठीक है। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप उनको एकदम से बदल भी नहीं सकते, धीरे धीरे समझेंगे। मैं नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती, मैंने पढ़ा भी उसके बारे में, मुझे नहीं समझ में आता ना, मुझे जमता है तो मैं मानता नहीं। मगर कोई मानता है तो मैं उसको जाके थप्पड़ भी नहीं मारता। अगर वो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो मेरे को क्या भाई, तुमको जो करना है करो। खैर, मगर यहाँ पे यही परेशानी आती है। अब तुम मंगा रहे हो खाना बदोश, अहमद फराज नाम लिखा हुआ है ना, नीचे है देवनागरी स्क्रिप्ट में, मम्मी तो पढ़ सकती है हिंदी। ये क्या खाना, अब देखो उर्दू में खाना बदोश होता है, हाँ खाना नहीं होता है, खाना बदोश है क्या ये, क्या अहमद फराज का है, कुछ क्या मंगा रखा है ये। तो उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में खूब घर पे ये हुआ था, ये सब क्या कर रहा है लड़का, ये तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। ये चलता रहा करीब 2 साल तक। फिर मेरे को दिल्ली के बाकी कॉलेजेस से थोड़े इनविटेशन आने लग गए, क्योंकि मैं कहीं कहीं जाके पढ़ देता था, तो उनको पता लगा कि ऐसा है, तो इनविटेशन आने लगे। मैं गया, सेकेंड ईयर में मेरे को प्राइज मिला। फर्स्ट ईयर में भी यही सब किया था, तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर भी बन गया, बेस्ट इनकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन भी बन गया, 2-4 मेडल मिल गए, तो वो जाके घर वालों को दे दिए, ठीक है। वो फनफनाता हुआ गया था घर पे, क्योंकि मेरे को खूब डांट पड़ती थी, ऐसा कैसा कॉलेज है तेरा, सुबह 7। अब कॉलेज मेरा घर से दूर था, करीब 1.25 घंटा, 1.5 से पौना घंटा मेरे को लगता था। 1 hour 30 minutes to 1 hour 45 minutes फॉर द इंग्लिश क्राउड, दैट इज जस्ट वन वे। सेम थिंग कमिंग बैक। अभी मुझे 9 से 5 के बीच में क्लासेस भी लेनी है, 1 या 2 क्लासेस मिलेंगी ना फ्री। आपका कॉलेज में 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना। कहाँ? दिल्ली में ही? दिल्ली में, क्योंकि मेरा घर था देवली गांव में। देवली गांव इज लाइक थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स ऑफ साउथ दिल्ली। अच्छा। और मेरा घर उससे भी थोड़ा पीछे दुर्गा विहार था। तो अगर मैं सिंपल समझाऊं क्या होती थी जर्नी, पहले मैं अपने एरिया से करीब 20 से 25 मिनट का ऑटो लूंगा। अच्छा। वो मुझे पहुंचाएगा मेट्रो स्टेशन, फिर मैं मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ूंगा, करीब 40-45 मिनट की मेट्रो में जाऊंगा, वो मुझे पहुंचाएगी ITO, वहां से उतरूंगा, जाऊंगा पैदल, फिर मैं पहुंचूंगा अपने कॉलेज, 5 से 10 मिनट का वॉक, नथिंग मच। अगर ऐसा नहीं है, बस से जाना है, ऑटो पकड़ो फिर से, फिर बस स्टेशन पहुंचो करीब 15 मिनट, फिर बस लेगी 1 घंटा 1.25 घंटा, फिर आप पहुंचोगे ITO, फिर वहां से पैदल चलोगे। ये है अच्छा दिन। जिस दिन आपका दिन खराब है और आपको देवली से जाना पड़ रहा है, देवली गांव से, तो आप पहले आप पैदल जाओगे देवली तक, उसमें लगेंगे 15 मिनट, फिर वहां से आप ऑटो लोगे 5 रुपए वाला, 5 रुपए का ऑटो में गया हूं मैं, 5 रुपए का ऑटो लोगे, शेयरिंग वाला, मगर 5 रुपए लेता था। 5 रुपए ऑटो लेके वो जो 500 मीटर का हाई ट्रैफिक पट्टा है देवली गांव का, उसको आप क्रॉस करोगे, फिर आप पहुंचोगे देवली गांव के बस स्टैंड, फिर आप पकड़ोगे बस, वो लेगी पक्का 1.5 घंटा के करीब, फिर आप, तो वो एक तरफ से जाने का है।
तो वो भी एक तरीके का एक्सपीरियंस हुआ ना आपका? हाँ, वो मुझे एक्चुअली आई विल से जो ग्रोथ हुई है अंडरस्टैंडिंग में, इट हैज बीन थ्रू दैट ओनली, बिकॉज जहां मेरा घर था इट इज प्रीडोमिनेंटली वहां पे जाट लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनका गांव है बेसिकली, देवली गांव। तो उधर क्या है, गांव वाला ही माहौल है। मैं जब 7वीं 8वीं में था तब वहां पक्की सड़क आई थी, ये सिचुएशन थी। टिल 7th and 8th वी हैव प्लेड ऑन, जैसा आप टीवीज में देखते हो, मिट्टी की सड़क है, गाय भैंस है। गाय भैंस अभी भी पाल रहे हैं वहां लोग, लिटरली उन लोगों ने अपने 6-6 मंजिल के घर बना लिए हैं, बट वो गाय भैंस पाल रहे हैं। दैट आई रियली कमेंड देम, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपना ट्रेडिशन से इतना जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो उनका पक्का रहता है कि हम हमें दूध पीना, हम अपना पाल के कमा लें, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पीना मदर डेयरी का। वो लोग उसको लोहे की भैंस का दूध बोलते हैं। हाँ, मेरे यहाँ भी आज अभी भी मतलब वो भैंस वगैरह तबेला जो भी है वो सब है, मेरे यहाँ भी उधर से ही आता है अभी। वो अमूल की डेयरी, मदर डेयरी, ये सब कुछ नहीं है, ये सब पैकेट दूध वगैरह कुछ नहीं आता होगा। तो वो वाला माहौल था, तो वो बहुत प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एरिया है ना। आप एक तरीके से दिल्ली में नहीं हो, आप दिल्ली में हो मगर दिल्ली में नहीं। तो फिर वहां से मैं जाता हूँ ITO। अगर आप ITO समझेंगे मेरा कॉलेज कहाँ है, तो ये समझिए एक सड़क है और एक और सड़क उसको काट रही, चौराहा बन गया। चौराहे के इस तरह है दिल्ली का पुलिस हेडक्वार्टर, पूरी दिल्ली का पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है। फिर इस तरफ आ जाइए तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मिलेगा। अच्छा जी। फिर थोड़ा सा इधर आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मिलेगा। फिर आप पार करें, इस साइड आइए तो आपको मिलेगा UGC काउंसिल का हेड, जो हमारी यूनिवर्सिटी को भी जो चलाती है, पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी को जो चलाते हैं, उनका जो हेड ऑफिस है। थोड़ा सा आप इधर को आ जाइए तो आपको कंट्रोलर्स गवर्नमेंट CAG जो वो रहता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसका ऑफिस मिलेगा, जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकता है सीधा जाके। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में मैं आता था, देवली गांव जैसे एनवायरनमेंट से निकल के। मतलब वो सारा एक तरीके से मिक्स है, इधर से ऐसा। बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, हाँ, तो जो NDCA के प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे वो भी हमने देखे हैं। उधर जो चौराहा था, उधर ही पुलिस का हेडक्वार्टर है, पीछे मंडी हाउस है, जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं, प्रेसिडेंट जो भी है। तो उधर ऐसा भी हुआ है कि मेरे सामने लोगों को पकड़ के ले जाया गया। अब हमें डर भी लगता था कि हम भी स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी उसी एज के लोग होते थे जो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, हमें भी पकड़ा जा सकता है, हमें भी डाला जा सकता है। तो वो सब भी देखा है। मगर अगर जब वहां से निकल के आप वापस देवली गांव आते हैं, किसी तरीके से घर पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो वही पुराना सिस्टम चल रहा है, कुछ चेंज नहीं है। तो ऐसा फर्क था ITO और देवली गांव में। और मैं खुद को बड़ा लकी समझता हूँ कि मेरे को वो ट्रांजिशन मिला मुझे। बिकॉज देखो, अगर मैं डायरेक्टली मणिपाल आ जाता तो जो जिसे कहते हैं ना छलांग लगाना, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। मणिपाल का अपना एक अलग वातावरण है, अपना एक अलग एनवायरनमेंट है, फ्रीडम है। इतनी फ्रीडम है कि जितनी शायद मैं उस टाइम हैंडल नहीं कर पाता। मैं अभी जब इफ आई लुक बैक, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू हैंडल दैट लेवल ऑफ फ्रीडम। आई वुड हैव gotten into a lot of stuff that a young guy should not get into, and that would have been problematic for me. But क्योंकि ऐसा रहा कि शुरू के 4 साल मैं उस दुनिया से, जो देवली गांव की मेरी दुनिया है, जिसमें मैं पूरा 12 साल 12वीं तक पला बड़ा हूँ, जिसमें वहां की अपनी परेशानियां, अपने फायदे, मेरे दोस्त सारे उधर के हैं, उससे निकल के मैं ITO आ रहा हूँ। एक अलग क्राउड है। मगर ITO में भी देखो, मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ रहा हूँ, दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज का क्राउड अलग होता है। मैं दिल्ली के सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, सरकारी कॉलेज में जिसकी 1 साल की फीस 25,000 है बस। हाँ, मेरी यहाँ 1 साल की फीस 2 लाख है कोर्स की। उस 2 लाख रुपए में मैंने पूरा का पूरा अपना BPT का कोर्स कर लिया है 1,35,000 या 1,40,000 के आसपास। क्योंकि 25 को आप 5 बार करो, उसमें भी मुझे 8,000 पर मंथ के हिसाब से एंड में 6 महीने की वो मिली है, इंटर्नशिप पे स्टाइपेंड मिला है। तो वो भी आप अगर काटोगे तो मेरा 1 लाख के अंडर में BPT का डिग्री हुआ है। तो वो एक अलग क्राउड होता है। वहां पे आपको मिडिल क्लास और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगा सरकारी कॉलेजेस में। कम पॉपुलेशन ऐसा होता है जो आपका अपर मिडिल क्लास मिलेगा। मगर जो ITO का आसपास का इलाका है, सरकारी इलाका है पूरा, रोड्स आपको प्रॉपर मिलेंगी, पानी नहीं जमेगा कहीं भी, कनेक्टिविटी अच्छी है, मेट्रो स्टेशन है ना। फिर आप आओ वापस देवली गांव, रोड्स नहीं बनी है आपके पास। आई एम
मैं दिल्ली गांव का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं वहां से हूँ। दिल्ली का हर वो इलाका जो दूर पड़ता है सेंटर से, इसे लुटियंस दिल्ली कहा जाता है, जिसे हम न्यू दिल्ली कहते हैं, उसका भी एक सेंटर है। एक तो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, दिल्ली साइड सराय काले खान ये वो, एक न्यू दिल्ली है, उस न्यू दिल्ली का भी सेंटर है लुटियंस दिल्ली, इंडिया गेट, उसके आसपास राष्ट्रपति भवन ये वो, उसी चक्कर में आता था मेरा कॉलेज। तो मेरा कॉलेज लुटियंस दिल्ली के एज पे था, उससे आप 2 मेट्रो स्टेशन आगे जाओ पुरानी दिल्ली शुरू हो जाता है। तो जब हम लोग घूमने भी जाते थे तो भी वो ट्रांजिशन होता था, हम एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एरिया से निकल के फिर से वापस दिल्ली के उसमें चले जाते। तो वो ट्रांजिशन 4 साल तक उसने मेरी हेल्प करी कैरेक्टर को थोड़ा सा बिल्डअप करने में, प्लस जो मुझे क्राउड के साथ इंटरेक्शन मिला, अलग अलग तरह का क्राउड, जिससे आप कह सकते हैं कि जिससे मेरी लोगों के साथ बातचीत करने की कैपेसिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई। तो वो चीजों का असर पड़ा है। टाइमर लगाना भूल गया, अब मैं 15 मिनट का लगा दूंगा। ये है ना, बस चेक करता रहिए बंद ना हो, ठीक है? अभी तो 4 मिनट हुए। हाँ, नहीं बस चेक करता रहिए कि बंद ना हो जाए बीच में। तो जो लोगों के साथ बातचीत करने की कैपेसिटी है वो भी थोड़ी इंप्रूव हो गई थी। और फिर अब मैं यहाँ आया। आई थिंक कि बेटर है कि मैं मास्टर्स में इधर आया, बैचलर्स में नहीं आया। ये तो आपने बैचलर्स भी कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट, बीच में मैंने जॉब भी किया। आपने बीच में जॉब भी किया? अच्छा, लेकिन क्योंकि आपके पास 2 डिग्रियां है ना अभी, बैचलर्स की भी है, हाँ, हो मास्टर्स की जाएगी, भी है, कुछ समय में हो जाएगी। दोनों डिग्री में क्या कंपैरिजन मतलब आपको लगा? मैं नहीं कह रहा बैचलर की बैचलर, पीजी की पीजी, बट एज अ थॉट प्रोसेस आपका कितना चेंज होता है एज अ बैचलर स्टूडेंट एज कंपेयर टू अ मास्टर स्टूडेंट? पहला मैं बता दूं, ये लोग कुछ बैचलर्स वाले, यू माइट नॉट लाइक इट व्हाट आई एम गोइंग टू से, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? ये जो कहते हैं कि भैया बहुत काम है, बहुत ये है, आई एग्री, ठीक है, मुझे ये भी मिला है, बिकॉज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हियर आल्सो, ये भी सुनने को मिला है, हाँ यू आर डूइंग मास्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वी आर डूइंग बैचलर्स आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। नो, तो हमारे लिए तो वही इंटेंसिटी है। नॉट काइंड ऑफ ट्रू, क्योंकि अगर मैं इसको वर्कआउट के टर्म्स में समझाऊं तो 10 किलो का डंबल 20 बार उठाना और 40 किलो का डंबल 10 बार उठाना, नॉट सेम। आप ये अगर कह दें कि भैया मैं 10 किलो का 20 बार उठा रहा हूं और आप 20 किलो का 10 बार उठा रहे हो, तो वजन और रेपिटेशन चेंज हो चुका है, वजन डबल हो गया, रेपिटेशन हाफ हो गया, तो इक्वल हो जाएगा सब कुछ, मैथमेटिकली इट विल लुक इक्वल। बट आप जब बायोलॉजी को समझते हैं, बॉडी डज नॉट रिएक्ट इक्वली। एक्सरसाइज साइंस के उसमें समझा रहा हूँ क्योंकि तुम भी एक्सरसाइज साइंटिस्ट हो। सेम ये है कि अगर मैं और आप सेम वेट पे है, जरूरी नहीं कि मैं आपसे ज्यादा फिट हूँ या आप मेरे से ज्यादा फिट हूँ, डिपेंड करता है कि मेरे में फैट ज्यादा है, आप में हो सकता है मसल ज्यादा है। एग्जैक्टली, इस पर मेरा पीजी का थीसिस भी है, सेम टॉपिक। तो यही चीज रहती है बैचलर्स और मास्टर्स में। बैचलर्स में आपके पास समय होता है, आपके पास समय होता है कि आप बाकी चीजें कर सकें अपनी पढ़ाई के अलावा, बाकी चीजों पे अपना फोकस डाल सके। लेट मी मेक इट मोर प्रिसाइज, देयर इज टाइम फॉर यू दैट यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स अदर देन योर एकेडमिक्स। मास्टर्स में वो जो समय है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपका एकेडमिक्स जो है वो आपका समय काफी ले लेता है, काफी अच्छा क्वांटिटी आपका जो है एकेडमिक्स में निकल जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा वहां फर्क रहता है। दूसरा ये है कि बैचलर्स जो है ना, वो थोड़ा वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, ब्रॉडन द कप, बैचलर्स में वो रहता है, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सतही तरीके से बता दिया जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है, यू आर टॉट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एट अ सुपरफिशियल लेवल। जैसे अगर आप सोचो कि ऊपर से तक, क्योंकि उससे ज्यादा आप समझ भी नहीं सकते, आप ज्यादा आपको गहराई में उस समय वो पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि आपका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है। इसे जैसे हमारे यहाँ होता है आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो ओबीई हमारा चलता है, जो भी पेडागोगी अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई किसी की क्लासेस होने वाली है, यू कैन जस्ट लुक इट अप, उसमें रहता है P1 P2 P3 C1 C2, जो भी उसका वो सिस्टम है उस हिसाब से। मास्टर्स में यू विल गो टिल C5, बैचलर्स में जनरली यू स्टॉप टिल C3 ओनली। मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप याद करके उसको वापस बता सको, रट्टा लगा के दोबारा बता सको, थोड़ा समझा सको कि ये होता क्या है, ठीक है, और इसका क्या यूज है। मास्टर्स में अलग हो जाता है, मास्टर्स में आपसे एटलीस्ट मणिपाल में, क्योंकि देखो पहले क्लियर कर देता हूँ, बैचलर्स इन मणिपाल, मास्टर्स इन मणिपाल इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैचलर्स इन सम अदर यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स इन सम अदर यूनिवर्सिटी, क्योंकि इधर the university tries to bring itself up to the global standard। एक यहाँ ये
स्ट्राइव है, वो अंदर ग्राइंड करने का थॉट प्रोसेस है कि नहीं हमको ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ पुश करना है। इसीलिए यहाँ क्या है, मास्टर्स में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि जो पढ़ाया है आप उसे वैसा बता सके कि भाई अगर हमने पढ़ाया कि ए बी सी और फिर डी, तो तुम भी बोलो ए बी सी और फिर डी। नहीं, तुमको ये बोलना है कि ए के 2 बाद सी आता है, डी से 2 पहले बी आता है, यहाँ पे 4 ही नंबर थे, ए बी सी डी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तुम उसके बारे में कुछ और बेटर और डीप कुछ समझा सको उसको। सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो मास्टर्स में होता है। अब वो मास्टर्स में अगर हो रहा है तो आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा उसी टाइप का हो जाता है। आपका क्या है कि आपको छांटना पड़ता है कि आप और किस तरीके का इंफॉर्मेशन ले रहे हो। जैसा कि अगर मैं अपना पर्सनल बोलूं तो मास्टर्स में आने के बाद कितना समय में थिएटर जैसी चीजों को, थिएटर देखना, लेट्स जस्ट सिंपली से थिएटर देखना, हम लोग कर्नाटका में इधर यक्षगाना होता है, बहुत अच्छा है, इनका लोकल आर्ट है, तुलुनाडु जो द कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका, यक्षगाना होता है, कृष्णा मठ है उडुपी में, 5 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। कितनी बारी गया हूँ, मुश्किल से एक बारी, वो भी 15 या 20 मिनट। मैं एक बार भी नहीं गया अभी तक। जाओ, बहुत अच्छा है। समझ में कुछ नहीं आएगा लैंग्वेज की वजह से, बट अगर कोई लोकलाइट फ्रेंड है उसको लेके जाओ और उससे पूछो कि हो क्या रहा है। इट इज बेसिकली अराउंड द स्टोरीज ऑफ कृष्णा, अर्जुन एंड ऑल दैट। अच्छा है, मेन थिंग इज कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं वो, उनका जो डिक्शन है, बोलने का स्टाइल है, एंट्री है, मूवमेंट है, हर एक देवता का अलग अलग ड्रेसिंग होता है, वो सब चीजें देखने के लिए अच्छी हैं, आप जान सकते हैं कल्चर के हिसाब से। बट अगर मैं बैचलर्स में होता, I would have visited these things and might have participated also, tried to learn all this, but I cannot do it now, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, और कहीं आपको ये समझ में आने लग जाता है कि इस चीज की अब मुझे जरूरत भी नहीं। ठीक है, क्योंकि बैचलर्स में क्या होता है आपको पता नहीं है कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या क्या करना है। मास्टर्स में आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है कि भाई ये मेरा टेंडेंसी है, प्लस दिस इज द थिंग दैट माइट help me in my career. Again, coming back to the social backgrounds we all come from, especially in India. तो थोड़ा पैसा कमाना है, थोड़ा उस साइड रहना है, तो ये आपको जरूरत है। तो धीरे धीरे आप एक तरीके से ये फनल जैसा हो जाता है। आप बैचलर्स में ऐसे घुसते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस करने के लिए इतना सब कुछ है, जो करने के बाद भी आपका एकेडमिक्स में और करियर ओरिएंटेड अगर आप हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिर आप मास्टर्स में आएंगे तो वो कम हो जाता है, वो बहुत कम बचता है। फिर अगर आप पीएचडी या एकेडमिक्स या आप फैकल्टी बन रहे हैं या कुछ और जॉब कर रहे हैं तो वो और कम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ वर्क। तो वो एक फर्क मैं समझता हूँ, वो एक नहीं है तो बहुत सारे फर्क मैंने बता दिए जो एक बैचलर्स माइंडसेट और एक मास्टर्स माइंडसेट में आपको होगा, रिगार्डलेस ऑफ एनी व्हाट डू यू से, एनी डोमेन यू चूज। आई थिंक सो, क्योंकि मेरे जो इंजीनियर दोस्त हैं उसमें से जो मास्टर्स कर रहे हैं उनमें भी मैंने ये चीज देखी है कि ऐसा ही होता है। बैचलर्स में वो लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, भाई मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊंगा, मैं तो थिएटर आर्टिस्ट बन जाऊंगा, फिर उनकी नौकरी लगती है, फिर वो 2 साल नौकरी करते हैं, जो सीएस वाले हैं स्पेशली मेरे जो दोस्त, फिर उनको दिखता है कि भाई इसमें तो बहुत पैसा है, इससे तो मेरा जीवन आसान हो रहा है। फिर उनमें से वही लोग आर्ट या बाकी चीजों को परस्यू करते हैं जिनको अंदर से रहता है कि नहीं यार ये नहीं किया तो देयर इज समथिंग मिसिंग इन माई लाइफ, जिनको ये रहता है कि हाँ इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट, मुझे सिर्फ वो जानना था, सीखना था, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास उस समय था और अच्छा लग रहा था, वो कुछ गलत नहीं है उसमें भी, और अब मुझे नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी हियर, तो मैं इसी चीज को एक्सेल करता हूँ, तो वो उधर मुड़ जाता है। तो जनरली यही होता है। दूसरा, बैचलर्स वालों से थोड़ा रिलेट करवाते हुए कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो भी हम करते थे, और थोड़ा एक मतलब वो है ना कि बच्चों वाली बात कि अच्छा हाँ ठीक है यार ये उम्र है कर लो, है ना, कर लो मजे, जब मास्टर्स पे आओगे या जब हमारी जगह आओगे तो देखना जैसे क्या होता है। वो क्या है ना, इसको सामाजिक सीढ़ी का एक वो कहते हैं, एक वो रहता है, इसको इंग्लिश में इसका एक वर्ड रहता है कि इट्स अ मिराज, छद्मा वर्ण इज कैमोफ्लेज, मिराज होता है, जिसको क्या होता है कि अगर आप रेगिस्तान में हैं और आपको एक फ्लैट सरफेस मिल गया और आप बहुत दूर देखते हैं तो आपको वहां पे पानी दिखता है, ऐसा लगता है कि पानी है, क्योंकि सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं और उससे आसपास का रिफ्लेक्शन बन रहा है, उससे आपको लगता है कि पानी है उधर। इंसानों के साथ भी यही होता है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं समाज में, अगर आप एक सीढ़ी पे हैं और आप 2 कदम ऊपर है तो आप नीचे जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो नीचे देख के मेजोरिटी मोस्टली ऑफ द पीपल हैव दिस एक्सप्रेशन, ऐसा मुड़ के
तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा वाला तो मैं कर चुका हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू फेसिंग, दिस आई हैव ऑलरेडी डन. दिस इज आई फील इट्स अ नेचुरल थिंग. हाँ, अगर ये आके फिर डिमीनिंग बन जाता है तो तुम तो कुछ हो ही नहीं, क्या ही कर सकते हो, ये उस तरफ जाना है तो गलत है, मगर एक वो बना रहेगा. ये आप अगर अपने स्कूल वाले दोस्तों की तरफ जाएंगे, जो भी बैचलर्स में तुम लोग हो, अगर किसी 12वीं के लड़के को देखोगे तो तुम्हारे मन में यही आएगा, कर लिया भाई, तुम जो कर रहे हो हम कर चुके हैं बेटा, कोई बात नहीं. कोई ज्ञान देना हो तो बताना, परेशानी हमें सुनाने बताओ, ये तो हमने देखी है. ये रहता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. ये तो लाइफ के हर फेज में रहेगा ये. आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको वैसे वैसे लगेगा कि हाँ, पीछे वाले की जो परेशानी है वो तो मैंने देखी हुई है. मगर अच्छी चीज ये रहेगी कि आप पीछे वालों से बात करते रहे. सबसे इसलिए आने का मेन रीजन ये भी है कि सबसे अच्छी चीज ये रहती है, जो भी उम्र में बढ़ रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपसे उम्र में जो छोटे हैं उनसे आप बात करते रहे. क्योंकि उनसे आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है. क्योंकि है क्या कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम दुनिया से अलग होते चले जाते हैं. क्योंकि जो दुनिया है, इट इज रन बाय यंग पीपल ओनली. Wherever the youth is going, the world will go. Now, if you detach yourself from the youth, I am also here. मैं कोई ऐसा वो बाबा नहीं, बुड्ढा नहीं हूँ, but I am just talking in a philosophical terms only. If you detach yourself from the youth, youth is not just the population, the young energy, the youth of your thought. आपके सोचने की क्षमता भी एक जीर्ण हालत में नहीं रहनी. जीर्ण इज लाइक ओल्ड पर्सन. जो बूढ़ा आदमी होता है या बूढ़ी औरतें होती हैं, वो बहुत ऐसे बिल्कुल फीबल से होती हैं, गिर जाएंगे. हाँ, उनमें ताकत नहीं है, गिर जाएंगे. अगर आप मेंटली वैसे हो गए हो, आपकी मेंटालिटी वैसी हो गई है, तो फिर आप नहीं जा पाओगे लाइफ में. तो वो ये मेंटली यूथ होना चाहिए इंसान में. उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, ट्राई टू टॉक टू यंग पीपल ओनली. जो अभी जैसे तुम लोकल लैंग्वेज है, एक तो कुछ तो मैंने नया सुना था यार, फर्स्ट ईयर वाले से, जेनजी नहीं यार, कुछ डेलुलू इज द न्यू सोलुलू. भाई ये क्या है, मैंने भी नहीं सुना. कुछ इसका अगर आप प्रॉपर अनुवाद में करो तो डिल्यूजन इज द न्यू सॉल्यूशन. अच्छा जी. डिल्यूजन मतलब अपने आप को धोखे में रखना, सॉल्यूशन इज द उत्तर, मतलब अपने आप को धोखे में रखना नया उत्तर है. इधर नहीं जाएंगे, मेरे को काफी सारी बातें करनी इस बात में, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है. तो मेरे को 2 सवाल पूछने हैं आपसे. पूछो. ठीक है, क्योंकि काफी लंबा भी हो गया पॉडकास्ट, बट 2 सवाल मेरे को ये है कि जो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ऑलमोस्ट सेम, हम लोग उस तरीके से आते हैं. पहली चीज, अभी आप मास्टर्स खत्म हो गया, अब आप ऑलमोस्ट मतलब जो आपका एकेडमिक जो था एक तरीके से वो ऑलमोस्ट समाप्ति पे है. ठीक है जी. आगे आप काम ही करोगे और वो तो फ्यूचर किसने देखा है, जो भी होगा. फैमिली का क्या रोल है, मतलब फैमिली आपको किस तरीके से देखती है, स्पेशली पिताजी. जैसे पहले तो था कि भाई ये, अभी भी वैसे बीच में देखते हैं कि तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करोगे, क्या करना है आगे. देखो, इसमें मैं लड़कों की तरफ से बोलूंगा, लड़कियों की तरफ से नहीं बोलूंगा. क्योंकि पहली चीज इसमें हो जाती है, सामने से सवाल होता है कि तुम लड़की नहीं हो, तुम्हें क्या पता, तुम क्यों बोल रहे हो. ठीक है, तो मैं वहीं पे रोक लूंगा. एज अ गाय, लड़का होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा कमा के दिखाओ अपने वालों को. अच्छा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये मैंने अपने लाइफ में खुद देखा है. क्योंकि हुआ क्या था, जब बैचलर्स के बाद मैं निकला वहां से, बैचलर्स में भी. हाँ, तो देखो, इसमें मैं जो है लड़कों की तरफ से बोलना चाहूंगा, क्योंकि लड़कियों के साइड में बोलने में आई डोंट थिंक वो करेक्ट भी है. क्योंकि उसमें एक ही रहता है एंगल कि आप लड़की नहीं हो तो आप उनकी तरफ से कैसे बोल रहे हो, आपको क्या पता कि वो लोग क्या फेस कर रहे थे. तो लड़कों की तरफ से मैं बताता हूँ, एज अ बॉय आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार को पैसा कमा के दिखाएं. यू हैव टू शो योर पेरेंट्स, योर फैमिली दैट यू कैन अर्न मनी, दैट यू कैन सर्वाइव. उससे बहुत फर्क पड़ता है. क्योंकि जैसा कि तुमने पूछा कि पिताजी का क्या है, एज अ फादर वो हमेशा यही चाहेंगे कि तुम जीवन में सक्सीड करो, सर्वाइव करो. सक्सीड करो इज अ सेकेंडरी इमोशन दैट अ फादर हैज, आई फील. मेन उनका ये रहता है, भूखा तो नहीं मरेगा कहीं है, एक लड़के के लिए इंडियन सेटअप में. तो मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने ये चेंज देखा है. तो हुआ क्या कि जब बैचलर्स के बाद कुछ समय नौकरी नहीं थी, उसके बाद जब जॉब लगी एंड फिर मैंने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स देखना भी शुरू किया. एंड इट वेंट गुड, आई अर्न नाइसली. और होता क्या था कि उसमें कैश मिलता था, ऑनलाइन नहीं आता था.
तो हमारे घर में जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से अगर आपको अर्निंग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप घर पे आके जो भी सबसे सीनियर लेडी है उसको दोगे। तो जब तक आमा थी, मेरी आमा दादी गुजर गई, बट दादी रहती थी तो पिताजी कमाए कोई भी कमाए, जो भी आ रहा है सबसे पहले आप लाके दादी को दोगे, देन फिर मंदिर में जाएगा, देन अंदर रखोगे। मतलब पहले मंदिर में मिली, पहले दादी जो भी सीनियर लेडी है, दादी नहीं है तो मम्मी। तो वो 6-8 महीने जो भी काम किया मैंने उसमें, हाँ वो मुझे भी अच्छा लगा काफी। तो इट वेंट वेल, आई वॉज पेड वेल, काफी अच्छा था। तो वो मैं ला के देता था, वीकली मेरे को मिल जाता था पेशेंट से, क्लाइंट से। तो और घर पे एक ही बाइक थी, सुबह पिताजी को छोड़ के काम पे, फिर मैं बाइक लेके अपना क्लाइंट्स देखने निकलता था। पूरे दिन भर अपना क्लाइंट्स निपटाए, शाम को पापा जी को ऑफिस से पिक करके वापस रख दिया घर पे अपना बाइक रख। एक और चीज थी उसमें कि अब मैं गाड़ी में ज्यादा घुमा रहा हूँ तो मैं पेट्रोल भरवा देता था, मैंने इसको कभी वैसा लिया नहीं। तो एक बार मम्मी ने बताया था मुझे कि पापा जी बता रहे थे तेरे जब से काम करने लग गया है टैंकी खाली नहीं हो रही है, टैंकी भर के ही छोड़ता है, ऐसा कभी नहीं करता है कि हाँ मैं ना भरूं या कर देता है। अच्छा है। तो वो उसके बाद से तो फिर मैंने और ध्यान से ये रखा कि अगर मैं नहीं भी चला रहा हूँ बाइक, एक आध हफ्ते नहीं चलाना है मैंने या नहीं जाना है, तब भी मैं फुल टंकी करवा के छोड़ता कि पापा जी को ना भरवानी पड़े। कैसे कर पाया? क्योंकि मेरे पास पैसा था। तो एज अ बॉय अगर आपको चाहिए कि हाँ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, आपको उनको पहले ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस काबिल हूं कि मैं दुनिया में अपनी जगह ले सकता हूँ, आई कैन स्टैंड फॉर माई सेल्फ। अभी इसमें एक एंगल आता है कि नहीं, योर पेरेंट्स शुड सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। बट बैचलर्स से मास्टर्स की तरफ की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही सिर्फ बैचलर्स या नॉर्मल लाइफ। बैचलर्स से मास्टर्स की तरफ जब आप जाते हैं तो मैं सच में ये कहूंगा कि मेरे जीवन में ये मास्टर्स इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस करना पहला फैसला है जो मैंने अपने दम पे लिया। इस पे ये नहीं सोचा मैंने कि घर वाले नहीं मानेंगे या मनाना पड़ेगा, ये आई वाज लाइक कि मुझे करना है। और सरप्राइजिंगली मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे पिताजी की तरफ से रिस्पॉन्स ये था कि भाई तुम्हें तुम्हारे फील्ड का ज्यादा पता है, तुम लोगों को पता है, कर लो, अगर कुछ करना है तो हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ पैसे दे सकते हैं, तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली का होता है। ठीक है। मगर ये बहुत वो था, सवाल नहीं करा पापा जी ने क्या है, कैसा है, क्या करेगा, इस क्यों एमपीटी क्यों नहीं, क्योंकि वो जो 4-6-8 महीने थे उसमें मैंने काम किया था, बहुत मतलब रगड़ के काम किया था, बिल्कुल फिजिक भी मोटा हो गया था, थोड़ा सा तोंद आ गई थी। तो आई थिंक देयर ही लेकिन ये भी एक फीडबैक जाता है उनको कि हाँ ये कर रहा है और अपना पेट तो पाल लेगा, हाँ खाली नहीं बैठा, मेहनती है। जहां ये उनको समझ में आ गया तब वो आपको थोड़ा छोड़ देंगे, तब वो आपको अपने निर्णय लेने थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। एटलीस्ट मेरे केस में तो ये हुआ था, होपफुली सबके केस में ऐसा हो, मगर ऐसा ही होता है। तो फैमिली से अगर सपोर्ट आपको चाहिए, एक इनहेरेंट फैमिली सपोर्ट करती है, वो एक कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब आप अपने फैसले लेने लगते हो और उसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि फैमिली सपोर्ट करे, तो उससे पहले कहीं ना कहीं अगर आपने फैमिली को अगर ये दिखा दिया है कि हाँ भाई मैं अपने छोटे फैसलों में अपनी ही बात मनवा के सफल रहूंगा, तो फिर वो आगे आपको आपके बड़े फैसलों की तरफ भी आपको हाँ ही करेंगे आपकी तरफ। ठीक है जी, मेरा दूसरा सवाल और आखिरी सवाल। ठीक है हाँ। थोड़ा स्पोर्ट्स साइंस की बात कर लेते हैं। हाँ। स्पोर्ट्स साइंस का बंदा आया हुआ है। हाँ। ठीक है, अभी कल क्या डेट है? कल है 27 आज है, 28 है कल, 28 है। तो बेसिकली पॉडकास्ट तो लेट ही आएगा जब भी एपिसोड शूट होने के बाद। 28 फरवरी 2024। 28 फरवरी को आप यहाँ से जा रहे हो। हाँ। ठीक है जी, कहाँ जा रहे हो? इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, किधर जा रहे हो वो आप प्लीज बता दो, और उसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ी सारी चीजें कैसे क्या है, और स्पोर्ट्स साइंस रिलेटेड बस मेरे को आपके अंदाज में वो सुनना है और समझना है। ठीक है, ओवर टू यू। तो कल हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर। ठीक है जी, कल तो हम यहाँ से बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं। मार्च 1 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिंट आउट करवाने, वो सब करवा के वहाँ इंटर्नशिप करनी है। एज अ मैंने तो एसएनसी दिया हुआ है। आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अलग अलग डोमेन्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। देखो
मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, हाँ। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, मैं ये नहीं कर रहा हर किसी को, लेकिन हाँ। मेरी मम्मी के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है ये थोड़ा बता देता हूँ। देखो, भारत में जो भी आप खेल इसका अगर मैं सिंपल हिंदी ट्रांसलेट करूँ, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। जो भी भारत में खेल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं, फाइनली एट द एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको कंट्रोल करता है, उनको मतलब चलाने में हेल्प करता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इज द मिनिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ इट बाकी है, मगर जो उसका ऑथोरिटी पार्ट है, जो उसको ऑथराइजेशन दे रहा है, उसका जो ढांचा है, वो एक तरीके से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। क्योंकि मिनिस्ट्री तो अपनी तरफ से सैंक्शन कर देगी बजट वगैरह, उसको करना कैसे है, कहाँ करना है, क्यों करना है। खेलो इंडिया जो है एक नया जो स्टार्ट हुआ है, उसमें भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल है, वो भी उसी का एक तरीके से समझ लो सब ग्रुप है। तो वहां हमारी इंटर्नशिप लगी है, लकीली एक्सेप्ट हो गई है, दैट इज गुड। मैंने जिसमें नाम दिया है, जिस फील्ड में, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। अलग अलग फील्ड्स हैं आपके पास। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग 4 लोग हम जा रहे हैं, उनमें से 2 स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में है, एक एक्सरसाइज स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी बोलते हैं वो लोग, सेम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। एक स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है। तो हम लोग 4 हैं हमारे क्लास से। अभी वहां और भी डोमेन्स बचते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है वहां पर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोमेट्री है, और आई थिंक स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ये 2 और है। तो आपको जहां भी उसमें इंटर्नशिप करनी है वो आप कर सकते हैं। कम से कम 3 महीने शायद एक्सेप्टेड है। स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, रहने खाने का भी आपको खुद का देखना पड़ेगा। मेजर प्रोज क्या है कि आपको एक्सपोजर रहेगा, आप नेशनल लेवल एथलीट्स, इस तरह के मतलब जो हाई लेवल एथलीट्स हैं उनके साथ, उनको आप ट्रेन कर सकते हो, उनके साथ आप काम कर सकते हो, या फिर एट द वेरी मिनिमम उनके साथ कैसे ट्रेन कर रहे हैं लोग, उन्हें कैसे ट्रेन करा रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या है, उनका जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट है वो कैसे होते हैं, क्या बायोमैकेनिकल असेसमेंट होता है, वो सब चीजें आप देख सकते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है, आपको कॉन्टेक्ट बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पे स्टेट लेवल टीम्स अगर आ रही हैं, उनके कोचेस आएंगे, उनके मैनेजर्स आएंगे, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं अगर आपको मौका मिला तो, या उनको अगर आपका काम पसंद। दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल, मैं वहां गया नहीं हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैंने सीनियर से सुना है और जो सिचुएशंस मैंने पढ़ी हैं, ऑनलाइन देखी है, उस हिसाब से ये सब आपके पास प्रोज है। कॉन्स यही है कि भाई आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा अपना रहना खाना पीना खुद देखना पड़ेगा, स्टाइपेंड नहीं है। होपफुली अगर ये पॉडकास्ट आगे जाए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई बंदा देखे कल को, मिनिमल स्टाइपेंड नहीं है तो कम से कम रहना खाना पीना, एटलीस्ट एकोमोडेशन। बट मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ सेंटर्स हैं, बेंगलोर है, पटियाला है, दिल्ली है, ये सब है, और टीम्स ऑलरेडी वहां आ रही है जिनका एकोमोडेशन वो लोग देख रहे हैं। फिर उसके ऊपर से कुछ लोग इंटर्नशिप के लिए भी आएंगे, एंड दैट इज अ वेरी वेरिएबल टर्म। 4 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, उसके लिए कंसिस्टेंट एकोमोडेशन रखना शायद इस वजह से उन्होंने नहीं रखा हो। आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग। बाकी आई डोंट नो, वो तो अच्छा नहीं है तो भी और भी कई जगह इंटर्नशिप होती है हमारे कॉलेज से। मुझे उसके कंपैरिजन में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक लगा, क्योंकि चांस वहीं से मिला, ऑनेस्टली अगर बोलो तो। बाकी जगह से कोई रिप्लाई आया नहीं था। बाकी जगह भी है, आप जा सकते हो। टाटा का है, अभी और अकेडमीज है, जैसे द्रविड़ पादुकोण अकेडमी है आपका, द्रविड़ पादुकोण अकेडमी कर्नाटका में है, हैदराबाद में आपके पास गोपीचंद अकेडमी है ना। पंजाब की साइड आप चले जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी अकेडमीज है। तो इस तरीके से है। आगे का स्कोप अगर देखोगे तो आगे का स्कोप तो बढ़िया ही है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। स्पोर्ट्स इज अ ग्रोइंग थिंग इन इंडिया, ग्रो कर रहा है। आपके पास वेंचर्स आ रहे हैं नए, ठीक है। अभी देखो रिसेंटली IISc जो ये है, जिधर नीरज चोपड़ा ने भी ट्रेन किया था, है ना, उन्होंने अपना एक नया भुवनेश्वर में भी खोला है अपना नया सेंटर। तो एक्सपेंड हो रही है चीजें, इनिशियल स्टेज में है, ये हम कह सकते हैं। अभी जिसको एक इन्फेंट स्टेज कहा जाता है बिजनेस के मामले में, उस स्टेज में है स्पोर्ट्स का बिजनेस। मगर जैसे जैसे आगे समय जाएगा, ओनली प्रेडिक्शन इज दैट इट इज गोइंग टू गो अप, क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट, आई थिंक इट इज द मोस्ट जियोपॉलिटिकली, अगर आई माइट बी रॉन्ग, बट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज which is having
एन एवरेज एज ऑफ 30 और 32 आई थिंक, जो कि बहुत अच्छी बात है. दैट मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर यंग, हु कैन प्ले, हु कैन परफॉर्म एंड हु कैन ब्रिंग मेडल्स फॉर द कंट्री. तो अगर इतने लोग हैं जो खेल सकते हैं तो उनको खिलाया भी जाएगा. तो अगर उन्हें खिलाया जाएगा तो उन्हें कोई ट्रेन भी करेगा, उनके खाने पीने का भी कोई ध्यान देखेगा, है ना, उनको रिहेबिलिटेशन का भी कोई देखेगा. तो अगर ये सब चीजें देखी जाएंगी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, सबके लिए नौकरी आएगी. तो इस तरीके से तो इट्स अ वेरी होपफुल फील्ड. मैं भी उसी रीजन से आया हूँ, ऑब्वियसली तुम भी उसी रीजन से आया हो. मेरा एक दूसरा ये भी रीजन है कि आई लाइक स्पोर्ट्स. अगर वही है, आर्ट्स में नहीं जाना तो खेलने में जाना था, वही लॉजिक है. दैट इज अ पर्सनल रीजन, बट फाइनेंशियल रीजन इज ऑलवेज देयर. तो इट्स अ गुड थिंग. बाकी इसमें अगर कोई और इफ यू वांट टू लाइक आस्क और ऐड एनीथिंग. नहीं, मेरा तो ये था, आपने सारा क्लियर कर दिया. हाँ, सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच आने के लिए, है ना. आप आ गए पहले तो, अभी कल जा रहे हो आप. हाँ. तो मेरे को शूट करना था, अभी 3-4 दिन से बात भी हुई, कब करते हैं, नहीं कल करते हैं, परसों करते हैं. फाइनली आज आप आ गए. यस. और अभी तो खैर इनको क्या पता रात में कितने बच्चे हो गए, हम लोग कितना देर शूट कर रहे हैं. हाँ. तो वो है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल. So stay tuned, stay healthy and stay connected, and thank you so much for watching this. Thank you.